अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, आज पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो उमर शरीफ साहब के फ़ैन थे, बहुत ही अफसरदा कर देने वाला दिन है कि उमर शरीफ साहब आज हमसे बिछड़ गए। 1955 में पैदा होने वाले उमर शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितनी खूबसूरती से पाकिस्तानियों की और दुनिया भर में जितने भी उन्होंने अपने फैंस अपनी ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर और एक्सक्विजिट विट की मदद से माशाल्लाह कमाए, उन सब के दिलों पर जो राज किया, उन सब के चेहरों पर जो अपनी खूबसूरत सेंस ऑफ ह्यूमर से मुस्कुराहट बिखेरते रहे, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और आज हम देखते हैं कि वाकई अल्लाह ताला ने उमर शरीफ साहब को बहुत इज़्ज़त, बहुत मकाम दिया कि पूरी दुनिया से लोग अफसरदगी के मैसेजेस भेज रहे हैं और यूँ महसूस होता है कि गोया सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का हिस्से मिजाह का ज़बरदस्त लेजेंड आज हमसे बिछड़ गया। सो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब की अगली तमाम मंजिलें आसान करें और हम सबको भी तौफीक दें कि इस इंतहाई संजीदा सी ज़िंदगी में हम भी कुछ लम्हे निकाला करें ऐसे कि जिसमें हम थोड़ा सा ख़ुद को डिस्ट्रेस किया करें और थोड़ा सा ज़िंदगी को उस तरीके से लाइटली लेने की कोशिश किया करें जिस तरह से उमर शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में हमें सिखाया। आज नाज़रीन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, थोड़ा सा कानूनी पेचीदगियाँ भी समझने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के क्वार्टर्स एक तरफ उनके हवाले से जो लंदन में फ़ैसला आया उनके और सुलेमान शहबाज के हवाले से, उस पर वो तो बहुत फ़तह का जश्न मना रहे थे कि देखिए हम सुर्खरू हो गए, कामयाब हो गए, जबकि दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये तो फेक न्यूज़ है, जिसने फैलाई है मैं उसको देख लूँगा और ये बिल्कुल गलत बात की जा रही है। इस केस का उस केस से कोई ताल्लुक नहीं जो एसेट रिकवरी यूनिट ने जिस पर काम किया है। तो इस हवाले से आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मायना तज्जिया निगार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रोमिनेंट और प्रोफिशेंट लॉयर भी हैं। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप अभी इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में अब बहस की जा रही है कि ये जो टीटीपी के कुछ ग्रोहों से मुज़ाकरात का इमरान खान साहब ने एक तुर्क टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए जिक्र किया है। ऑपोजिशन कहती है कि ये हमें बैरूनी मीडिया, आलमी मीडिया से बात करते हुए फैसले सुनाई देते हैं, हमें एतमाद में लेकर पार्लियामेंट में ये बातें क्यों नहीं की जाती। सो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं कि ऑपोजिशन का ये शिकवा और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ये ऐलान कि हम कुछ ग्रोहों से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिका, नंबर एक तो अपोजिशन में मुझे नहीं याद कि अवाम की बेहतरी के लिए कभी कोई आर्गूमेंट हुए हों, बहस हुई हो जिस अपोजिशन में कानून साजी होनी है इस मुल्क की के बेहतरी के लिए, वहाँ वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म खड़े होकर कहे मैं लानत भेज दूं या जूता मारूंगा कमिश्नर को, किताबें बजट की जो पढ़ के जिसमें हमारे अगले साल की प्लानिंग है वो एक दूसरे को असले के तौर पे चलाई जाए, वहाँ क्या बहस होगी। बहरहाल, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीटीपी से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने थोड़ा सा शायद उन्हें बात मुनासिब तरीके से नहीं की। जो 80,000 इश्तिहादें हैं, हम मुझे बताएं कैसे उन्हें भूल जाए। आर्मी चीफ कहते थे मैंने अपनी कमरे में उनकी तस्वीरें लगाई हैं। हाँ, हर मामले का हल जंग का मुज़ाकरा से होता है। पहले देखना तो ये है कि टीटीपी वाले जो संगीन नौइयत के दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, इजराइल के पीसी मस्जिदों में, मसाजिद में, मदरसों में, अस्पतालों में हमले करने वाले सबको माफ किया कर जाएगा। और क्या तालिबान के जो टीटीपी के हैं उनका एक ही ग्रुप है जो राह के फंडिंग से चल रहा है, अमेरिका की फंडिंग से चल रहा है, उनके साथ क्या सलूक होगा, इसकी थोड़ी सी तफसीलात आनी चाहिए। क्योंकि सुलह अच्छी है अफगानिस्तान से निकलकर, लेकिन क्या वो जो इस्लाम नाफिज करना चाह रहे हैं हम उनके एजेंडे, हमारा आइन कानून वो टीटीपी मानेगी या हम उनका मानेंगे। वो तो कह रहे हैं कि मसाजिद में हमले करके वो इस्लाम नाफिज कर रहे हैं, पाक फौज पर, पुलिस पर हमले करके, औरतों बच्चों पर पार्कों में हमला करके इस्लाम नाफिज कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी मेरे ख्याल में आनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि ये टाइमिंग दुरुस्त है, इमरान खान साहब ने अभी ये जो बात कर दी है, और क्या उनको उस इंटरव्यू में ये बात करनी चाहिए थी? अगर बैकडोर मुज़ाकरात कोई हो भी रहे हों
तो ऐसी बात इस तरह से आलमी मीडिया पर अभी नहीं की जानी चाहिए थी, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं मलिहा, मेरा ख्याल है ये वक्त नहीं था, पहले उसको देखना चाहिए था कि वो क्या पाकिस्तान के आईन और कानून को मानते हुए सरेंडर करते हैं। ठीक। संगीन जराइम की दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों को पाकिस्तान के हवाले करते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं। ठीक। मुझे याद है चंद रोज कबल भी आई थी तो उन्होंने कहा नहीं जी पाकिस्तान हमसे माफी मांगे। ऐसे में तो शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन 10 साल 50 साल जंग के बाद भी मुज़ाकरात की टेबल पे आना होता है। लेकिन कुछ इंसान के जराइम ऐसे होते हैं जो माफी करना नाकाबिले माफी होते हैं। तो वजीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान के इशू को टैकल किया, मेरा ख्याल है इसको अभी तक मुज़ाकरा होते रहते। जब वो सरेंडर कर देते तो जो टीटीपी के लोग हैं पाकिस्तान के आईन और कानून को मान लेते और कहते इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर इसका ऐलान करते, तो शायद वजीर आज़म का ये इतना बड़ा कारनामा होता कि जो दुनिया सोच नहीं सकती। लेकिन जल्दबाजी में कह के अपोजिशन को बोलने का थोड़ा सा मौका मेरा ख्याल है दे दिया उन्होंने। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इस पर जरा अजहर सिद्दीक साहब की भी राय ले लूं और उसके बाद मैं जरा आपकी तरफ भट्टी साहब दोबारा आना चाहूंगी, महंगाई के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वजीर आज़म साहब ने बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही बात जो है वो आउट कर दी? जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि एक दफा वो सरेंडर कर जाते तो फिर वो बहुत बड़े कारनामे के तौर पर दुनिया इमरान खान साहब की इस अचीवमेंट को शेयर करती, इमरान खान साहब को खुद भी ना शायद ये बात करनी पड़ती। बहुत शुक्रिया मलिहा। ये मैं तो इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा कि अमेरिका ने पूरा जोर लगा लिया, तकरीबन 20 साल गुजार दिए अफगानिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया ने, नेटो की फोर्सेज ने, जब ये हालात और वाकयात उनके बस में नहीं रहे, जहां जो मर्जी के यानी एक बंदे को हार माननी चाहिए और पूरी दुनिया को इस हवाले से हार माननी चाहिए कि उनका ये फैसला इस हवाले से गलत था। यानी जो कुछ भी यकीनन उन्होंने अपने तौर पर ठीक लिया और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस अपनी जगह पर मौजूद है। सवाल ये है कि यहाँ इन हालात पर और इन मौके के ऊपर जहां तक तो अपोजिशन या तो अपोजिशन हमारी एक स्टेट्समैन की तरह सोच रही होती और हालात को देख रही होती, वो अफगानिस्तान के मामले में आप खुद देख लें कि नवाज शरीफ जो है हमदुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं। आप लोगों ने सारों ने देख लिया, अमर सले के हवाले से बात आ गई, जिस तरह के जुबान और अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि इनका ताल्लुक तो उस दूसरे के साथ है। होना ही चाहिए था जैसे ये मामला अफगानिस्तान का आया था, यहाँ सारी पूरी कौम को एक पेज पे इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन खुद उन्होंने अपोजिशन ने और तमाम सियासी जमातों ने इमरान खान को एक पेज से उतार के एक तरफ रख दिया। दूसरी बात है कि इमरान खान साहब जब जो बात कर रहे हैं ना, हमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। वो इस मुल्क के सरबराह के तौर पर इस बात को लेकर चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ बातें चल रही है ना, जब बाकायदा उनको छोड़ देंगे, माफी दे देंगे, तब की बातें है ना। यानी आज इस स्टेज पर हम सोची बैठे हैं कि हमने माफ कर दिया, छोड़ दिया, इतना आसान नहीं है। इमरान खान ने सियासत करनी है, सियासी जमातें यहाँ सियासत करनी है और दुनिया से मामला को लेकर चलना है। मैं जो समझ पाया हूं अभी तक तो बैन अवी महाज पर जिस तरह से इमरान खान मिले हैं, ही इज अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ। भट्टो साहब के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह इंटरनेशनल के ऊपर का सामने सब लोगों से फेस किया है ना, मैं समझता हूँ। बाकी देखे जहां तक भट्टी साहब की बात है मैं उसे करता हूँ, एपीएस के लोग अभी कोई सुलह नहीं हो रही है। मैं वक्त से पहले इस बात को कह रहा हूँ कि अभी तो रास्ते एवेन्यूज देखे जा रहे हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है, फिर जब उनको माफ करना है तो ये मामला सारा पूरी कौम के सामने आएगा। अभी तो डिफरेंट सजेशंस हैं, माफ करना है, क्या करना है, क्या तय होगा, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगे, क्या टीओआर बनेंगे, क्या आपस में तय होगा और क्या। और अब ये नहीं हो सकता कि नॉमिनेटेड है कि जिन्होंने हमले करके इनके बारे में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, आप उसको माफ कर सकते हैं। हमारे यहाँ के टेररिस्ट एक्ट के तहत ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। जो दहशतगर्दी में लोग आएंगे उनको तो माफ नहीं किया जा सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, जो कि एंटी टेररिस्ट एक्ट बड़ा क्लियर है कि इसमें माफी है नहीं है। तो ये अगर गवर्नमेंट को अपने तरीके से वापस लेना चाहे तो वो इतना आसान नहीं है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, कोर्टों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुद्दे भी उसके अंदर है, कंप्रोमाइज की पोजीशन भी नहीं है। अभी वक्त से पहले हम ये कहें, मेरा यहाँ यही है कि इस वक्त पूरी कौम को यकजा होना चाहिए। हमने टास्क दिया, चुना है वजीर आजम को, वजीर आजम जब चुना है तो वजीर आजम को पूरा मौका तो दे। यानी अभी वो गुफ्तगू करते नहीं है और हम शोर शराबा कर देते हैं, पता नहीं ये हो गया वो हो गया। हम बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं देते हैं? हम जो डिक्लेयर
करते हैं जिन्होंने बैठकर टेररिस्ट काम किया, के बारे में पता है तालिबान के साथ लेकर चलते हैं, उनको पल्ले पालने वाले हैं। अब यानी वो नुमाइंदगी करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देख लें, अगर उसामा बिन लादेन का ताल्लुकात किससे ज्यादा थे, एवरीबॉडी के नवाज शरीफ की फंडिंग वगैरह, यानी वो मैं बताएंगे तालिबान से हमने मुज़ाकरात कैसे कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियों पे इलेक्शन लड़ने के तालिबान भिड़ते रहे हैं, आज वो बताएंगे कि तालिबान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अपने गिरेबान में झांको, जहां बात वो करो कौम को इकट्ठा करने, कौम को यकजा करने की, ताकि हालात और वाकयात पॉजिटिव जाए पूरी दुनिया में। ये ब्लॉक ये बन रहा है, इस चाइना के साथ ब्लॉक बन के बैठा है। पाकिस्तान अपने तय फैसला नहीं करेगा, याद रखिएगा। पाकिस्तान चाइना को साथ लेकर, टर्की को साथ लेकर, ईरान को और ये सब लोगों को साथ लेकर ऐसा फैसला करेगा, सबके लिए, इस खित्ते के लिए बेहतर हो। इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा चेयरमैन नैब के हवाले से बताएं जी आप, क्योंकि लाहौर में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बातचीत इस्लामाबाद से भी पहले पहुंच जाती है, तो आपकी क्या खबर है? ये वजीर आजम साहब के हवाले से एक खबर चली जिसकी फिर वजीर आजम ऑफिस ने बाद तरदीद भी कर दी कि जी हम कोई अपोजिशन के साथ मुशावरत करने के मूड में नहीं हैं। तो क्या लगता है आपको, मौजूदा चेयरमैन नैब को ही तौसी मिलेगी, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को, या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा जो नए अज़्म के साथ लूटी हुई दौलत वापस ला सके? मलिहा, मेरी एक गुजारिश है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मेरी नजर में कुछ ऐसे खुशामदी लोग आ गए हैं जिनका पीटीआई और इमरान खान के मकसद से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं खान साहब को थोड़ा सा पुराना जानता हूँ, जो हुकूमत के हिस्सेदार हैं, हुकूमत के। सही। एक इमरान खान के मकसद की जद्दोजहद जिन्होंने 22 साल की, बेलौस की, बेखौफ की, अब उन्हें कुछ लोग मेरी नजर में मिसगाइड करते हैं। देखें, या तो आप आइन में तरमीम करें। चेयरमैन नैब ये वही है जिसकी आज नून लीग या पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है, जिन्हें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने लगाया है। बिल्कुल। अगर वो आइन में पहले इसकी तरमीम कर देते और फिर उसको लाते तो बेहतर था, क्योंकि हुकूमतें हमेशा इशू डिफ्यूज करती हैं, इशू बनाती नहीं, जितना मेरा तजर्बा है, मैंने सहाफत में देखा है। तो इमरान खान साहब वजीर आज़म पूरे मुल्क के हैं, वो एक जमात के नहीं है। अगर वो समझते हैं कि अपोजिशन लीडर करप्शन में है, उनसे मुशावरत नहीं करनी चाहिए, तो ऑर्डिनेंस की बजाय दोनों हाउसों का इजलास बुलाए, उनमें फैसला कर ले, आइन में तरमीम कर ले। वो उनका राइट है। किसी ऑनेस्ट आदमी को, जेन्युइन आदमी को लाए जो क्रॉस की बोर्ड इंतखाब करे। गो के माजी में जो रहे वो तो बिल्कुल ही लुटेरे रहे, इन्होंने तो फिर 5 अरब कुछ लोग रिकवरी कर ली। लेकिन मैं समझता हूँ जो इमरान खान साहब को कभी इलेक्शन कमीशन से टकराव की बात करते हैं, जो कभी अपोजिशन लीडर से, जो उसका आईनी हक है वो नहीं दे रहे, वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि देखें, इमरान खान ने 22 साल करप्शन के खिलाफ जहाद की। ये इतना मुसीदा निजाम है कि बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं। सही। इधर अंदाजा करे, सुप्रीम कोर्ट सजा दे तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। चेयरमैन नैब का कोई दे जज तो उसकी वीडियो ले आते हैं। तो यूएसए की एक एनसीए प्राइवेट एजेंसी करे तो उसे हदीस कह देते हैं। निजाम कुदरत देखें इनका यार, अनबिलीवेबल सूरत हाल हो गई है अपोजिशन की। लेकिन इस मौके पर मेरा ख्याल है इमरान खान को फोकस करना चाहिए कि वो गैर जरूरी बातों की बजाय अब महंगाई पर कंट्रोल करें, करप्शन को मिनिमाइज करें। अपोजिशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरी राय है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पीटीआई के अंदर और नून लीग के अंदर अब कौन सी टूट फूट होने जा रही है सियासी सतह पर। क्या चौधरी निसार आने वाले हैं पीटीआई में, और अगर वो आते हैं तो फिर गुलाम सरवर साहब की धमकियों के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि उनका भी वही हल्का है जो अभी मौजूदा सिटिंग मिनिस्टर हैं पीटीआई की हुकूमत में, और जाहिर है कि अगर चौधरी निसार आए तो वो फिर जाएंगे। तो क्या इमरान खान साहब इस जोड़ तोड़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान साहब के इस बयान से खलबली मच गई है जी कि टीटीपी के कुछ ग्रोहों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। सो आपकी हुकूमत की इस हवाले से क्या पोजीशन है? कि आपको नहीं लगता कि ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी, शायद ठहर के ये बात हो सकती थी जब कोई फाइनल स्टेज पे बात पहुंच जाती, सरेंडर करने तक आ जाते वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये तो नहीं ऐलान किया
कि जनाब हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और बिल्कुल फाइनलाइज हो गया है, और जनाब हमने उनसे रिकॉन्सिलिएशन कर लिया है, हमने उनको आम माफी का ऐलान कर दिया है। ठीक है जी, हमने ये तो नहीं कहा। ठीक, जहां तक बात है किसी भी इंसर्जेंसी के हवाले से या बागी लोगों को डील करने के हवाले से, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री का जनाब आप मुताला करें और खुसूसन इस 21वीं सदी की, तो इस वक्त 40 से ज्यादा आपकी जनाब वॉरफेयर चल रही हैं, इर्रेगुलर वॉरफेयर और आपकी इंसर्जेंसीज और गोरिल्ला जनाब जंगें और जनाब बगावतें, ये 40 से ज्यादा ममालिक के अंदर जनाब ये चल रही हैं। ठीक, और आप उन 40 के 40 ममालिक की अगर आप डिटेल से जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना इनकी इंसर्जेंसी की, सही, तो आपको पता चलेगा कि उन तमाम ममालिक के अंदर आपकी लीगल जनाब अथॉरिटीज हैं, हुकूमतें हैं, उन्होंने इन सबको ऑफर किया, अपने अपने जो इंसर्जेंट थे और जितने आपके बागी लोग थे, जितने गुरिल्ला करने वाले लोग, गुरिल्ला जंग करने वाले लोग थे, कि आप आए टेबल पे बैठें, बैठ के अपनी बात करें, अपने मुतालबात रखें और हथियार फेंक कर आप एक पीसफुल शहरी के तौर पे जो है वो इस रियासत और माशरे को एक्सेप्ट करके आप अपनी लाइफ बसर करें। और ये हिस्ट्री में है, जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक आप जितनी भी दुनिया की तहरीकों को, इस तरह की तहरीकों को देख लेंगे, बगावत की तहरीकों को, यही स्टाइल होता है। अब इसमें मैं नहीं समझता कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की बात के ऊपर, और फिर आपने कहा कि क्या ये वक्त था, यही तो वक्त है कि जब आपका वो अफगानिस्तान कि जहां पिछले 20 सालों से मुल्क दुश्मन ताकतें जो है वो उस सरजमीन को इस्तेमाल करके, और इंडिया उस सरजमीन को इस्तेमाल करके इंडियन रॉ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा था, इन्हीं टीटीपीस को इस्तेमाल करके, इन्हीं दाइश को इस्तेमाल करके। तो जब वहां पर एक अमन आ गया है, तो फिर हम क्यों अपने मुल्क के अंदर अमन के लिए जनाब इस किस्म का मैकेनिज्म या कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल करें? तो मैं ये समझता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ना हिस्ट्री के तनाजुर में कोई गलत बात की है और ना कोई हकीकत के तनाजुर में जना कोई गलत बात कही है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप हिस्ट्री वाकई देखें तो ये आप जगह जगह वाकयात मिलते हैं कि जहाँ पर एक बार जब सीज फायर हो जाए, एक जंग का खात्मा हो जाए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा हो, तो यकीनन डायलॉग होता है। लेकिन यहाँ पर चौहान साहब, जो अवाम का एक मेन कंसर्न है, ये तो जाहिर बात है कि मुझ समेत सब लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह करे कि अमन आए और वो तमाम शरपसंद अनासर, उन सब का सर कुचला जाए अगर वो बात नहीं मानते कि जो पाकिस्तान पर जिस तरह से बदअमनी और दहशतगर्दी करते रहे। लेकिन अवाम का एक कंसर्न है जिस पर अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा सवाल कर रही है, तो जाहिर है कि मैं उनका भी सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी। वो कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी आज कुछ बयानात दे रहे थे इस हवाले से कि जी हमारे साथ आप हाथ नहीं मिलाते, लेकिन टीटीपी के इन लोगों के साथ आप हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। इसका भी जवाब दे दीजिए। और दूसरा, एपीएस पेशावर के वाक़े में भी जो कुछ ये मलून टीटीपी के अनासर शामिल थे, तो क्या उनको माफ़ी देने की तरफ तो नहीं हुकूमत सोच रही? नहीं, देखिए बात ये है कि जितने भी आपके बागी लोग होते हैं, बागी लोगों का क्या काम होता है? बागी लोग फूल बांटते हैं, बागी लोग जो है ना वो माशरे और सोसाइटी के अंदर अमन और प्यार और मोहब्बत तकसीम कर रहे होते हैं। बागी वही होता है ना जिसने असला उठाया होता है, बागी वही होता है जिसने गोला बारूद उठाया होता है, बागी वही होता है जो सोसाइटी, माशरे और मुल्क की बुनियादों को जनाब खोखला करने का जनाब अज़म लेके निकला होता है और जनाब मार धार कर रहा होता है, कत्लो गारतगरी कर रहा होता है, दंगा फसाद कर रहा होता है, उसी को बागी कहते हैं ना। अब हर सोसाइटी, हर माशरे के अंदर बागियों को डील करने का पहला तरीका ये होता है कि उनका सर कुचलो। जब सर कुचल देते हो तो कुचलने के बाद जब कुछ थोड़े से एलिमेंट्स रह जाते हैं उनके, फिर उनको एक इंसेंटिव दिया जाता है, एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई हम आपको जनाब स्पेयर करने को तैयार हैं, लेकिन आप जनाब अपने आप को तौबा, अपने आप को सबलिम और सबमिट कर दें सोसाइटी के सामने, माशरे के सामने, आइन के सामने, कानून के सामने। यही तरीकेकार होता है ना। अब सर कुचल दिया गया उनका। पिछले 20 सालों में हमने, और खुसूसन पिछले जो 10-12 साल थे, उसमें टीटीपी का हमारी जरूरतमंद अफवाज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, हमारी आवाम ने, हमारे हर वक्त फिक्र के लोगों ने, हमारे हर मजहब के लोग पाकिस्तान के अंदर कुर्बानियां दे के और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ उनका सर कुचल दिया। अब कुचलने के बाद जो चंद एक एलिमेंट्स रह गए हैं, अब उनको डील करने के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि उनको कहा है कि आ जाओ, बंदे के पुत्र बन जाओ। जिसका आप देखा ना बलोचिस्तान के अंदर कितनी मिसालें आपके सामने, कभी BLA के, कभी किसके लोग आते हैं, अपना असला जनाब और सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रखते हैं, तौबा ताइब होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और एक अच्छे तरीके से जना उनको एक रास्ता दे दिया जाता है। तो ये एक तरीकेकार है, उसके अलावा और तो कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब की भी बात का जरा जवाब दे दें। वो कहते हैं हमसे नहीं हाथ मिलाते। टेररिस्ट है जना, उसकी क्या बात करती है?
उसकी क्या बात करती है? वो कौन सा जना वो स्कॉलर है जना, कोई अरस्तु या सुकरात है जना, जो आप उसकी बात कोट करके मुझे बता रही हैं? नहीं, नून लीग के जो खुद खाते हैं। जी जी अब सुने, अब दिलचस्प बात आपने कहा ना, वो गिला करके हमारे से हाथ नहीं मिलाते। इनको एनआरओ का इतना शौक चढ़ा हुआ है, इतना शौक चढ़ा हुआ है, ये हर चीज में से लफ्ज एनआरओ निकालते हैं। अच्छा। हर चीज में से। अब यहाँ पर रियासत को बचाने के लिए जना एक चीज की जा रही है, ये अपना जना मुद्दा लेके आ जाते हैं। इनके कंसिक्वेंटली ख्वाहिश ये है कि हमें भी रास्ता दो। लेकिन इसमें मैं बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने रखूंगा। फिर जनाब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये बागी लोग अपना असला रख के उस रियासत के हवाले से एक्सेप्ट करते हैं कि हम उस रियासत की अमलदारी को मानते हैं और तौबा तायब होते हैं कि आइंदा से हम कभी कोई कत्तो गारत गरी और रियासत मुल्क और माशरे के खिलाफ असला नहीं उठाएंगे। ये राना सनाउल्लाह, ये आले शरीफ, ये आले जरदारी, ये सारे लोग आए पूरी पब्लिक के सामने आके एक्सेप्ट करें कि हमसे गलती हुई है, हमने इस मुल्क को लूटा है, कसूटा है, हमने छंदरों की तरह, मच्छरों की तरह, मगरमच्छों की तरह इस मुल्क की रियासत को और माशरे को और खजाने लूट कसूट की है। अब हम तौबा तायब होते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह हम किसी किस्म की कोई लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी और जाली अकाउंट्स और ये चीजें नहीं करेंगे। तो मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ, मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से सिफारिश करूंगा, इनको भी एनआरओ दे दो, इनको भी माफ कर दो। लेकिन माने तो सही ना, बिल्कुल तो मानते ही नहीं है। वो तो जाहिर बात है चौहान साहब, अगर वो मान जाएं तो उनकी तो सियासत ही खत्म हो जाएगी ना। वो तो कहते हैं कि हमारी सेंट्रल लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो एक बेसिक वो था। अच्छा चौहान साहब, अब थोड़ी सी सियासत पे बात करते हैं, क्योंकि अब आपकी पार्टी में भी कई अब जोड़ तोड़ की खबरें आ रही हैं, कुछ नून लीग में भी आ रही हैं। ये बताएं कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, जाहिर है कि पंजाब हुकूमत के न सिर्फ आप तर्जुमान हैं बल्कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स को आप बड़ा अच्छा समझते हैं। क्या देख रहे हैं, चौधरी निसार साहब आ रहे हैं पीटीआई में? देखिए, चौधरी निसार अली खान साहब हमेशा फैसला करने में थोड़ी सी जनाब देर करते हैं। अच्छा। अगर ये 2018 के इलेक्शन से पहले आ जाते तो आज इनका सियासी मंजरनामा ही बड़ा मुख्तलिफ होना था। अच्छा। अब भी अगर ये अगले इलेक्शन से पहले आ जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ उनका सबसे अच्छा डिसीजन होगा, सबसे बेहतरीन डिसीजन होगा। और उनके पास इसके अलावा कोई हल भी कोई नहीं है, ये भी सुन लें। अच्छा। उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं है उनके लिए ऑप्शन? और नहीं, ये नहीं, पीपल्स पार्टी का जो है पंजाब के अंदर जो है ना, कौमी असेंबली के 500 550 वोट है, सूबाई असेंबली के 250 वोट है। अब उसके ऊपर क्या चौधरी निसार अली खान साहब सियासत करेंगे? सही। तो आपको लगता है कि अगर वो इलेक्शन से पहले आ जाते हैं तो ये एक अच्छी मूव होगी? उनके तो लिए क्या अच्छा होगा। पीटीआई में तो आप लोगों के फिर जो बड़े बड़े जो बुर्ज हैं इमरान खान साहब के अलावा, एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फिर असद उमर साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब थे, या चौधरी सरवर, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स आपकी पीटीआई में भी तो है ना। तो फिर क्या आपके ग्रुप हैंडल कर लेंगे? एक तो आप अपने ज़हन में बिल्कुल बिठा दें, कोई ग्रुप नहीं है। अगर आपके ग्रुप होता तो फिर ये जना जिसको आप तीन ग्रुप कहते हैं, वो सारे आके जना वो जिला पंजाब सरदार उस्मान सरदार साहब से मुलाकातें ना कर रहे होते। वो तो उन्होंने अपनी कुर्सियां बचाई है ना। एक बात अपने ज़हन में रख लो, पीटीआई के अंदर एक ही धड़ा है, एक ही ग्रुप है, एक ही सोच है, एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट है। उसका नाम है इमरान खान। ठीक है। इमरान खान का विजन, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के विजन का नाम ही धड़ा है, उसी का नाम ही ग्रुप है। उसके अलावा ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई दाएं, ना कोई बाएं, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल तो ठीक है। अगर कोई कोशिश करता है तो फिर वो ज़लील खार ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। और आखिर में चौहान साहब जरा महंगाई के हवाले से बता दें कि आपकी हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। अभी अब से कुछ देर कबल शौकत तरीन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम अगले माह से सब्सिडी देने का आगाज़ कर रहे हैं, आटा, घी, चीनी वगैरह वगैरह। सो पंजाब हुकूमत इस हवाले से कौन सी रेडिकल मेजर्स लेगी, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई तो आसमान को छू रही है और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। 2-3 मिनट आपको इस पर जवाब दूंगा। देखें, एक तो कोविड-19 के बाद ये इंटरनेशनल फिनोमेना है कि महंगाई का एक तूफान आया हुआ है। मैं पिछले कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ कि जो शिपमेंट आपकी दरामदात की शंघाई से कराची जो है वो $400 में होती थी, आज वो $10,000 में होती है। जो एक साल पहले आपकी दरामदात की शिपमेंट जो है वो $400-500 की होती थी, वो $11,000 की, $8,000 की, $9,000 की हो गई है। ये आप किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर को जो है अभी फोन पे ले लीजिएगा, वो आपको बताएगा। एक तो ये है। फिर पेट्रोल के हवाले से भी पिछले साल सितंबर में एग्जैक्ट इस वक्त जना 2 अक्टूबर को ना, इस पिछले साल आपकी जनाब $42 फी बैरल जना तेल की कीमत थी। ठीक। जो है वो तकरीबन आपकी जनाब तकरीबन 74 से
78 के राउंड अबाउट जो ना आपका जनाब डॉलर फी बैरल है। अब तकरीबन 80-82% बढ़ गया, बिल्कुल। और पिछले साल इसी दिन 2 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 103 रुपए का था, आज जो है वो 127 का है। टोटल आपका 18 से 20% का इजाफा है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि कम से कम इंटरनेशनल मार्केट पे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसका जनाब असरात जो है वो आवाम के ऊपर लाए जाए, लेकिन उसके बगैर चारा भी नहीं। आखिरी चीज जो मैं जाती तौर पे कहूंगा, इसको जनाब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें आउट ऑफ द वे सब्सिडीज देनी पड़ेंगी और हमें देनी चाहिए। कब से शुरू हो रही है पंजाब में? ये पंजाब के अंदर हम सब्सिडीज दे भी रहे हैं। पंजाब के अंदर हमने सस्ते बाजार जो है वो तकरीबन 500-600 सस्ते बाजार लगाए हुए हैं पिछले 1.5-2 साल से, लेकिन कोरोना के क्राइसिस के बाद चीजें बहुत सी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अभी वफाकी हुकूमत भी ये फैसला किया और इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत भी अपने अपने एंड से भरपूर तरीके से सब्सिडीज इंशाल्लाह दे। इंशाल्लाह। चौहान साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। अल्लाह करे कि अवाम के मसाइल जल्द खत्म हो और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल सके। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ लोग मिठाइयाँ खा रहे थे शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से, और कुछ लोग कह रहे थे कि वापस कर दो, ये गलत आप लोग खा रहे हैं, ये खुशी की नहीं अफसोस की बात है, तो उसमें कौन दुरुस्त बात कर रहा था, ये फैसला करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, इससे पहले कि मैं ज़रा आपके तरफ आऊँ शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से, पहले थोड़ा सा चेयरमैन नैब की तकर्री के एतबार से बताइएगा कि क्या चीज़ हुकूमत को पॉलिटिकली सूट करेगी और क्या चीज़ कानूनी दायरे कार के अंदर रहते हुए हुकूमत को करनी चाहिए। आपका बतौर वकील और बतौर माहिर कानून क्या मशवरा होगा हुकूमत को कि हाउ शुड दे गो अबाउट इट, कि ज़ाहिर ऑपोजिशन भी वोट लेकर आई है, ठीक है कि इमरान खान साहब की हुकूमत है, लेकिन जस्ट बिकॉज ही डजंट वांट टू टॉक टू देम कि भाई वो करप्ट हैं, उन पर नैब केसेस बने हुए हैं, तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि जी इनसे मशवरा ही नहीं होगा, भले कानून कहता भी है? अच्छा मलिहा, एक बात समझना जरूरी है कि मौजूदा जो तरमीम की, आपको पता है जो मिसाक जमहूरियत, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन्होंने बड़ी मिली भगत साथ ये चीजें तय की थी। केयर टेकर सेटअप कैसे आना है, एक जाने वाला एक आने वाला, इलेक्शन कमीशन कैसे लगाना है, एक जाने वाला आने वाला, ये वो मिली भगत से सारा निजाम। इसी तरह चेयर नैब का भी इन्होंने बैठकर यही तय किया था। ये पहले तरमीम में आइन में सेक्शन 6B में ये गुंजाइश नहीं थी, उसमें अपना प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना था और यकीनन आप वज़ीर आज़म की मुशावरत से करना होता है। ये तरमीम ये की गई कि अपनी मर्जी के बंदे आ जाए, और ये तारीख इसी बात की गवाह है। ठीक है, जब इक़्तिदार हुसैन या बाकी पीपल्स पार्टी के दौर में लगाए गए चेयरमैन, उनको बकायदा चैलेंज करा के इफ्तिखार शाह साहब के दौर में वो निकलवाया गया। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। फिर जैसे जैसे कमरुल ज़मान को लाया गया और फायदे लिए गए, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अब बड़ा सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं, अगर मान लें ये हम 6B को सामने रखते ले, नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड और कंसेंट की बात है, तो सॉरी टावरस की बात है, कंसल्टेशन की। अब इसको कंसेंट नहीं कह सकते, अप्रूवल नहीं कह सकते, मंजूर नहीं कह सकते, नाम भेजने हैं, नाम भेज दें और उधर से कोई जवाब आ जाए, वो एहसास करें। ये नहीं है कि जैसे इलेक्शन कमीशन के लिए करना है कि अगर नाम बाप के टाई नहीं करेंगे तो वो वज़ीर नाम देगा, अपोजिशन लीडर नाम देगा और फिर पार्लियामानी कमेटी तय करेगी। यहाँ चेयरमैन नैब के लिए ऐसी कोई मौजूद नहीं है। अपॉइंट गवर्नमेंट ने करना, गवर्नमेंट कर सकती है। मैं समझता हूँ ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन की मैं नहीं समझता कि जरूरत है देना है। आप ले लें, मीनिंगफुल कंसल्टेशन भी कर लें, लेकिन कंसेंट नहीं है। आप अपनी मर्जी से उनमें से चेयरमैन कोई भी लगा सकते हैं कि आपको कानून इजाजत देता है। दूसरा क्या है कि आप बड़े आराम, जैसे आपने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को एक्सटेंशन दी है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो यहाँ एक ऑर्डिनेंस लाकर 6B में नॉन एक्सटेंडेबल का पीरियड आप खत्म कर सकते हैं। और मौजूदा चेयरमैन को देखे मानना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। 530 अरब रुपए की रिकवरियां इनके में रही है 4 सालों में, और 1990 से लेकर 2016 में सिर्फ 290 अरब की रिकवरी है। ये तो रिकॉर्ड की बात है। मुझे पता चला है कोशिश ये हो रही है कि मौजूदा चेयरमैन को जब तक नया चेयरमैन जो कि खाली ओहदा छोड़ा नहीं जा सकता, तरमीम ये भी हो रही है कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आता इन्हीं को वहां तक ले जाया जाए, और उसके लिए भी तरमीम हो सकती है। वो हमारे पास टैक्स एनफोर्समेंट वगैरह के हवाले से चीजें मौजूद है। ये बड़ी आसान बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इनके पास मेजोरिटी है नेशनल असेंबली की, अगर 7-8 से पास कराना है, सेनेट में मेजोरिटी तो तकरीबन करीब थिन मेजोरिटी है, वहां पास कर सकते हैं। नहीं तो जॉइंट हाउस मिलाकर
पार्लियामेंट का दोनों का, और उसमें ये सेक्शन 6 की ऐसे तरमीम बड़ी आसानी से पास करवा सकते हैं, ऑडियंस के जरिए भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको पॉलिटिकली क्या लगता है कि क्या चीज़ इनकी हुकूमत को अगले 2 साल में फ़ायदा दे सकती है कि अगर कोई नए चेयरमैन नैब आते हैं या मौजूदा को ही तौसीह दी जाए? आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की अवाम, जो कि भले जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया हो या ना दिया हो, किसी और जमात को भी दिया हो, जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं इस बात पे कि भाई नून लीग का बंदा है, पीटीआई का है, पीपल्स पार्टी का है, जिस जमात का भी है, जिसने चोरी की है उसका एहतसाब होना चाहिए, ये क्या बात हुई कि आप कानून से बाला तो होकर फिरें और विक्ट्री साइंस बना बना के फिरें कि हम बेल पर बाहर निकल आए? तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की अवाम मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं उनकी कारकर्दगी पर खुश है और चाहेगी कि उनको तौसीह दी जाए, या फिर किसी नए शख्स को चांस देना ज्यादा बेहतर होगा इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकली? मतलब यही एक प्रॉब्लम है कि पीटीआई इस नैरेटिव को नेगेट नहीं कर सकी। बड़ी आसान 66 सियासतदानों का केस है, ये 66 सियासतदानों ने आसमान सर पे उठाया हुआ, आज तक कोई भी बरी नहीं हो सका। ना ये फतेह जुर्म आए देते हैं, ना ये ट्रायल चलने देते हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, राना सराउल जैसे लोग भी अगर उठाकर आप देख लें, उन्होंने एक का ट्रायल अभी तक 2 साल में फतेह जुर्म आए दी आपने, या जजेस नहीं रहे, ये रिकॉर्ड की बात है। मैंने ये सिर्फ 66 सियासतदानों ने मुझ पर डाली है। और आप याद रखिएगा, नैब कन्विक्शन रेट 68% है। हम डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, पर ये रिकॉर्ड चीजें मौजूद है। और दूसरी जहां तक बात है, देखिए नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उस इंडिपेंडेंट इदारा रखे। मिसाल के तौर पर उस्मान बुज़दार के खिलाफ अगर कंप्लेंट देखे मैंने फाइल की है और ये चल रही है, मेरी जाती राय के मुताबिक मैं समझता हूं जितनी जबरदस्त ड्राइव मौजूदा चेयरमैन लेकर चल रहे हैं, बाकी भी राम आप अभी क्यों चाहेंगे? अपोजिशन इसलिए ये चाह रही है कि उनकी मर्जी का बंदा है कि वो अगर उन्हें कोई रिलीफ दे दे, कोई सियासी फायदा हो जाए, उसको रखना हो। जैसे इलेक्शन कमीशन के लोग मेंबर लगाए जाते हैं तो उनकी मर्जी, उनको दिया जाता है, उनको एडवांटेजेस देते हैं, ये कोशिश जारी रहती है। लेकिन इमरान साहब मेरा नहीं ख्याल किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हालांकि मजेदार बात यह है अजहर सिद्दीक साहब कि ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं ये इन्होंने ही लगाए थे। ये भी एक दिलचस्प बात है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लगाए और आज वो भी उनसे नाखुश हैं और चेयरमैन नैब से उनको लगाने वाले खुद ही आज नाखुश हैं। अच्छा, क्विकली आखिर में जरा हम थोड़ा सा बात करते हैं जी, शहबाज शरीफ साहब का केस आप मेरी ऑडियंस को और मुझे जरा समझाएं कि क्या था, बरतानवी अदालत से क्या फैसला आया, जिन्होंने मिठाइयाँ खाई क्या वो दुरुस्त जश्न मना रहे थे, या जो कह रहे थे कि गलत आप मिठाइयाँ खा रहे हैं वो दुरुस्त थे? जरा इस पर आप तफसील से, द फ्लोर इज ऑल योर्स, आप जरा समझाएं। तो बात बड़ी बातें तौर पर मिल गया, कह दूं आपको, जो मिठाइयाँ खा रहे थे, मिठाइयाँ खाने वाले हमेशा ही गलत है। पनामा के केस में आपने देख लिया। जो चीज समझने की बात है ना, वो बड़ा सिंपल सा है। प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट है 2002 अपना इंग्लैंड का, उसका सेक्शन 303Z4 है। वो बात कर रहा है कि कोई अकाउंट फ्रीज कर दें, उसको फ्रीज करना, डी फ्रीज करना, वो अदालत के पास इख्तियार है, जो कंसर्न एजेंसी है वो ले सकती है। हमारे यहाँ नैब के अंदर सेक्शन 12 मौजूद है, तो रेफरेंस चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रही है, तो नैब को इख्तियार दिया है कि वो अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। वो अदालत के सामने जाती है, फ्रीजिंग ऑर्डर पास करती है, अदालत के पास इख्तियार है। मैंने कई ऑर्डर डी फ्रीज कराए हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रही है, ट्रायल चल रही है। ये कोई बहुत बड़ी विक्ट्री की बात नहीं, जो बात कहा जा रहा है ना, वो समझने वाली बात है। क्या अदालत ने उनको बरी किया जैसे वो कहा जा रहा है? 2 सफ़ा का ऑर्डर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ नेशनल क्राइम एजेंसी ने, तो मैंने जो तहकीक की और सारा मामला देखा, 2 अकाउंट थे, एक अहमद उसके नाम था और एक सलमान शहबाज शरीफ के अगेंस्ट। तो कोई चीज रिकॉर्ड पे है नहीं। ये जो हम बैठे बातें कर रहे हैं ना कि रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है, भाई रिकॉर्ड के ऊपर चीजें नेशनल क्राइम एजेंसी ने कोई आकर आपके सामने रखी नहीं रखी है। दूसरे जहां तक मसला है, कहा जा रहा है कि ये नैब ने और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने या एसेट रिकवरी यूनिट ने ये सारे प्राप्त किए, उनसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी, वो दी। पाकिस्तान के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पर्चे दर्ज है, सेक्शन 9 सेक्शन 18(9) के तहत जो है नैब के मुताबिक रेफरेंस चल रहे हैं, 25 अरब 7 अरब सबूत मौजूद है। अभी मैं आपको रिसेंटली बता देता हूँ कि जो वादा आप गवाह हैं आफ्ताब, उनका जो पार्टनर है अशफाक, उन्होंने बाकायदा इंग्लैंड के अंदर बताया उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अगेंस्ट बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग होती। लेकिन सवाल है कि एमरजेंसी अगर उसको पूरे को इन्वेस्टिगेट करना चाहे, जब वो पूरे को इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं करेगा, और आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग वो कि जहां पैसा जा रहा है, जहां से उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, वो क्यों चाहेगा उनके खिलाफ एक्शन लेना? अगर एक्शन लिया जाएगा तो कल रेट पे आज तक स्वीडन ने एक्शन लिया, इन्होंने बीबीआई कंपनी सारी इन्होंने बनाई है ना, ताकि ब्लैक मनी वहां पर आ जाए। बिल्कुल सही। सीधा सही हुआ है कि यहाँ
ऐसा चैलेंज मैं दे रहा हूँ समाज से, चैलेंज दे रहा हूँ, कोई वही नहीं हुआ, अजहर सिद्दीकी कोई साहब, कानून। हमें जॉय लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। यहाँ पर अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।